नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक पोको का X3 Pro मोबाइल आया है। काफ़ी ट्रेंडिंग मोबाइल है, हर टेक्नीशियन के हाथ में डेली कोई ना कोई सेट आता होगा। तो ये पोको X3 Pro मोबाइल है। तो कस्टमर ने हमें क्या बोला है कि ये चलते चलते बंद हुआ है और ये बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है। आप देख सकते हैं, किसी ने इसको छुआ तक नहीं है। तो इसको किस तरीके से इसकी डीसी मशीन में बूटिंग होनी चाहिए, किस तरीके से इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, फुल गाइड इस एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। कौन सी आईसी पे हमें काम करना है, कौन सी रीडिंग आए तो आना चाहिए, वो हम सब इस वीडियो में वाले हैं। तो एक बार हम सबसे पहले डीसी मशीन में बूटिंग चेक कर लेते हैं कि इसकी बूटिंग क्या रहने वाली है। दोस्तों, पोको X3 Pro मोबाइल है, वो सबसे ज़्यादा आज के दिन मार्केट में आ रहे हैं। पिछले 3 दिन में मेरे पास 4 से 5 हैंडसेट आ चुके हैं। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरे को दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ऑटो एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो पावर की जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये 134 पे जाके स्टक हो गया है, रुक गया है एकदम। तो इस कंडीशन में मेरे को लगता है कि अगर हम पीसी में अगर इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो ये क्वालकॉम का पोर्ट भी लेगा मेरे हिसाब से। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल में तो इसको क्वालकॉम का पोर्ट लेना चाहिए डायरेक्ट। बैटरी का पत्ता लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, डायरेक्ट पोर्ट इसने ले लिया है, USB डायग्नोस्टिक 9008। ये क्वालकॉम पोर्ट इसने बना लिया है। तो आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस सेट के अंदर जब सेट हीट होता है, यूज़ होता है 1-2 साल तक, तो उसके बाद क्या होता है कि जो इसका सोल्डर है वो ड्राई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रैम के साथ, क्योंकि ये डुअल डेकर होता है, इसकी CPU के साथ रैम अटैच रहती है, तो कहीं ना कहीं जो रैम के साथ इसका जो कनेक्शन है CPU का, वो हट जाता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें ये प्रॉब्लम आई है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। इसके कैमरे एक बार निकाल के हम साइड में रख लेते हैं। अभी हम माइक्रोस्कोप में आपको ले चलते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है ना। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें जो ये हमारा CPU है, लगता है किसी ने इसको हीट भी किया हुआ है। थोड़ा अंदर की कंडीशन देख के लगता है कि किसी ने हीट वगैरह किया है हल्का। खैर, हमारी बूटिंग नॉर्मल है, ओके है। और इस कंडीशन में अगर हम CPU और रैम दोनों चीज़ों को अगर हम रिबोल करेंगे तो 100% हमारा फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। तो काम शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज पूरा लाइव आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। नए टेक्नीशियन के लिए भी बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। बट कुछ लोग क्या होता है कि घबरा जाते हैं सेट को देखते ही कि पता नहीं इसमें क्या दिक्कत होगी, कितनी प्रॉब्लम होगी। ये आप थोड़ा अच्छा स्टैंड आपका हैवी वाला रहता है तो अच्छा रहता है कोई भी बोर्ड को हैंड रोकने में। और ये फिर हिलता भी नहीं है जब हम ब्लैक पेस्टेड ये आईसी हैं दोनों। तो अभी हम इन आईसीयों के ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हमें दिख रहा है ये एरिया, यहाँ पे हम बिना सील्ड को रिमूव किए, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन भाइयों की ये प्रॉब्लम है कि फ़ोन को सील्ड को काट के CPU वगैरह रिबोल कर लेते हैं, डायरेक्ट पोर्ट पे रहता है या सेट ऑन ही नहीं होता है। तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि हम कोई भी सील्ड नहीं काटेंगे, बिना सील्ड काटे CPU को रिमूव करेंगे और बिना कोई पैड डैमेज हुए, बिना कोई बोर्ड डैमेज हुए। तो सबसे पहले उसके लिए किस जगह से स्क्रैपर डालना है, तो हम जगह बना रहे हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं। यहाँ पे ये UFS लगी हुई है, सैमसंग कंपनी की UFS लगी है। तो इसके ऊपर जो ये हीट सिंक लगी है, इसको हम उतार लेते हैं। ये हमने उतार ली है। अभी हम क्या करते हैं, CPU के अगल बगल में आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा ग्लू वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है।
कुछ एरिया में है तो हम ग्लू कट कर लेते हैं। तो मेरे पास SMD है दोस्तों, क्विक 2008, और इसी SMD से मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने लगभग 200 के करीब टेम्परेचर रखा है साइड ग्लू कट करने के लिए, और 100 पे एयर है, यानी फुल एयर की है भी है। तो सिर्फ इस कोने में थोड़ा ये ग्लू है, इसको भी कट कर लेते हैं। तो ये कट हो गई है। अभी हम डायरेक्ट इसकी रैम को उतारेंगे। तो अभी मैंने बोर्ड की जो पोजीशन है वो किस तरीके से कर रखी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी हमारे पास ये लंबे वाला जो स्क्रैपर है, ये वाला, ये हम यूज़ करेंगे रैम को उठाने के लिए। टेम्परेचर करेंगे 345। ये दोस्तों रूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये। अगर कई बार हम सोचते हैं कि यार राकेश ने तो 345 पे रैम उठाई थी और मेरी तो उठ ही नहीं रही है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, रैम उठाएंगे तो हीट कर लेते हैं। एंगल देख सकते हैं हम, यूएफएस की साइड से हमारे पास पूरा स्पेस है स्क्रैपर डालने के लिए, हमें कोई सील्ड उखाड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी प्रकार का, वो बोलते हैं ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है हमने आईसी के साथ। जब ये खुद उठने लग जाएगी ना, तब ही हम अपना प्रयास करेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, सोल्डर पिघलने लग गया है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने से सोल्डर बाहर आ जाता है। तो फिर हम इजीली चारों तरफ स्क्रैपर घुमा के रैम उठा सकते हैं। अभी रैम को हमने उठा लिया है, तो हम क्या करते हैं, CPU को उतारने के बाद ये सोल्डर क्लीन कर सकते हैं। लेकिन रैम उठा लिया है तो पहले हम कोशिश करते हैं, यही तरीका मेरे को बेस्ट लगता है आपके लिए, है ना, बिल्कुल लाइव और जो इजी काम है ना, वही मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये पेस्ट इंजेक्शन वाली मैं सनशाइन कंपनी की है, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी हम थोड़ा नया सोल्डर ले लेते हैं। नया सोल्डर लेके हम क्या करते हैं, सोल्डर चेंज कर लेंगे। सबसे पहले आयरन जो है मेरे पास वो है T12X, और मैं इसी से सारा काम करता हूँ। और आयरन भी बहुत बेस्ट क्वालिटी का है, सस्ते बजट में। जो है ना मीडियम हिसाब किताब के लोग हैं, स्ट्रगलिंग लोग हैं, और सीधे मायने में कहूँ तो जो मेरे तरीके के लोग हैं, उनको ये टूल ही यूज़ करने चाहिए। ज़्यादा महंगे और ज़्यादा सस्ते, दोनों ही टूल आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो अभी हम टेढ़े वाला स्क्रैपर यूज़ करेंगे और SMD यूज़ करेंगे 200 के टेम्परेचर पे। और अब हम इसकी ग्लू को उतारेंगे। ये जो भी ग्लू है, ब्लैक पेस्ट है, इसको हम उतार लेंगे आराम आराम से। ये 200 के टेम्परेचर पे कोई भी ग्लू है वो थोड़ी नरम हो जाती है, टाइट नहीं रहती है, तो उसको हम उतार लेंगे। सोल्डर चेंज कर लिया था ना हमने, तो क्या हुआ कि उससे सोल्डर है वो भी थोड़ा नरम हो गया, क्योंकि नया सोल्डर लग गया है। अगर जो पुराना कंपनी वाला सोल्डर होता तो वो हाई टेम्परेचर पे पिघलता, तो 200 की हीट पे क्या होता कि हमारी पेस्ट है वो तो नॉर्मल हो जाती, लेकिन ये सोल्डर नॉर्मल नहीं होता। तो हम 200 की हीट पे कोई ना कोई प्रिंट उखाड़ देते या फिर हमारे CPU को डैमेज कर देते। 100% बहुत सारे लोग इस तरीके की गलतियाँ करते हैं। और अगर वो लगातार 300 की हीट पे, 350 की हीट पे अगर ज़्यादा देर काम करते तो डेफिनेटली उनकी IC डैमेज हो जाती, या फिर बोर्ड कहीं ना कहीं और से हीट होके और उनका कोई और IC लीकेज हो जाती, और फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ती
वो आदमी खुद ही भूल जाता है कि प्रॉब्लम है कहाँ से, आ कहाँ से रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ना एक एक चीज़ का ध्यान से बताने वाला हूँ, और जिनकी हैंड स्किल अच्छी है या स्ट्रगलिंग कर रहे हैं या जो काम करते हैं लेकिन हो नहीं पाता, उनके लिए खासकर मेरी हर वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आपको कुछ नया मिले, अच्छा मिले, फ़ायदेमंद मिले, तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। और मैं इसको क्लीन कई बार कपड़ा रखता हूँ तो कपड़े से क्लीन कर लेता हूँ, ये तरीका भी मेरे को अच्छा लगता है। अभी हम करते हैं दोबारा से अपना स्क्रैपर उठाते हैं, जिससे हमने रैम को उठाया था, अब हम सीपीयू को उठाएंगे। देखिए हमारा जो सीपीयू है ना वो क्लीन हो गया है। अभी क्या है कि ये बोर्ड के साथ चिपका हुआ था तो दिक्कत नहीं आई कुछ भी हमें इसको क्लीन करने में। और अगर हम इसको बाहर निकाल के आयरन वगैरह उस पर यूज़ करते तो उससे क्या है कि मेरे ख्याल में सीपीयू के ऊपर थोड़ा हीट ज़्यादा पड़ती सॉरी, और ये सीपीयू के डैमेज होने के भी चांसेस रहते। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कोशिश करना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्यार दें, इसको लाइक करें। एक सेकेंड, कोशिश करेंगे कि लाइव ही जैसा महसूस हो। ये देखो अभी मैं आप लोगों को जगह बता रहा हूँ, अभी मेरे ख्याल में बोर्ड हीट हो गया है थोड़ा थोड़ा। अभी देखो ये मेरा थोड़ा चौड़ा स्क्रैपर है, भीड़े वाला आज मिला नहीं मेरे को, इससे भी थोड़ा पतला आता है ना, वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा उठाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अंदर डालने की कोशिश करेंगे इसके। तो एक स्पेस ये है हमारे पास और एक स्पेस ये है, यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है। तो जैसे ही गर्म हो जाएगा, सोल्डर पिघलेगा तो आराम से जगह बन जाएगी। ये देखिए सीपीयू उठना शुरू हो गया है, यहाँ से भी सीपीयू उठना शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ से भी सीपीयू उठना शुरू हो गया है। अभी हम तो दोस्तों हमने सीपीयू उठा दिया है, ना कोई पैड डैमेज हुआ है और ना ही कहीं और कुछ डैमेज है। सारे कंपोनेंट भी अपनी जगह पे सही से फिक्स हैं और ना ही हमने कोई जाली उखाड़नी पड़ी। अब हम इसमें डाल लेते हैं पेस्ट। थोड़ा कोशिश करें पेस्ट जितनी ज़रूरत हो उतनी ही डालें, क्योंकि बोर्ड के ऊपर गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना महंगा मोबाइल है कस्टमर का, हम भी इससे कमाने वाले हैं। तो अगर हम इसी को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, साफ़ सुथरा काम नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली हमारा काम भी सक्सेस नहीं होगा और रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा, शायद पॉजिटिव भी ना मिले। तो अभी मैंने सोल्डर लिया था और नया सोल्डर मैं हर जगह चेंज कर रहा हूँ। सोल्डर चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो सोल्डर है वो मैंने धीरे धीरे पूरे बोर्ड पे चेंज कर लिया है। बोर्ड की पोजीशन हम बदल सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो हमने अपने बोर्ड की पोजीशन बदल ली है थोड़ी। अभी मैं ये देखो दोस्तों, मेरे को इस आयरन की आदत है, तो मैं क्या करता हूँ कि आयरन से ही ग्लू साफ़ कर लेता हूँ। लेकिन मैं ये एक तरीका है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है बिगिनर लोगों के लिए, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि इस तरीके में क्या होता है कि बोर्ड स्क्रैच कर देते हैं कुछ लोग। तो आप इसमें मुझे लगता है कि आप
मेरी नकल ना करें। आपको क्या करना है, मैं चलो वही SMD वाला मेथड यूज़ करता हूँ। वही जिस तरीके से ऊपर वाली लेना CPU की, उसी तरीके से हम साफ़ करेंगे। टेढ़े वाला स्क्रैपर लेंगे और 200 का टेम्परेचर और क्लीनिंग शुरू। सोल्डर चेंज हो चुका है, तो ये जो सोल्डर है ये क्या होगा, 200 के टेम्परेचर पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल का मतलब है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा कि ये प्रिंट नहीं उखड़ेंगे आपके 200 के टेम्परेचर पे। इतना नॉर्मल हो जाएगा कि ये कट जाएगा। चाहे वो पिघले ना सोल्डर, लेकिन आपकी ब्लेड के साथ काम करेगा, वो कटेगा ग्लू की तरह। दोस्तों पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं बहुत सालों से काम नहीं कर रहा, मैं पिछले 3 साल से मोबाइल फील्ड में हूँ। और इंडिया के जो मेन इंस्टीट्यूट हैं उनमें से 3 इंस्टीट्यूट में मैंने ट्रेनिंग ली है। किस इंस्टीट्यूट में क्या सीखा और कौन से इंस्टीट्यूट में क्या सिखाते हैं, तो जिनमें मैं गया हूँ उनके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को ज़रूर कि आप लोग अगर काम करना चाहते हैं एडवांस लेवल पे, अच्छे लेवल पे, तो कहाँ पे आपको सीखना चाहिए। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो कहाँ पे आपको सीखना चाहिए। और अभी मैं भी यूट्यूब पे आ गया हूँ। अपना जो काम है वो यूट्यूब पे थोड़ा कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने दिखा आप लोगों को। तो मैं भी आपकी हेल्प के लिए आ गया हूँ अभी। तो मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में जो लोग मेरे से जुड़ेंगे, कोशिश करूँगा, और वादा तो नहीं करूँगा। वो बोलते हैं ना कि कोशिश करेंगे, वादा तो टूट जाता है। तो मोबाइल लाइन ऐसी है, आदमी बिजी हो जाता है तो वादे तो दिन में कई लोगों के तोड़ता है। लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे से हेल्प हो सके मैं आप लोगों की करूं। तो ये हमने लगभग ग्लू है वो क्लीन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेते हैं अपना डिसोल्डर वायर। डिसोल्डर वायर कुछ लोग बोलते हैं डिसोल्डरिंग विक। तो ये गुड विक कंपनी का है 1.5 mm वाला। चौड़ाई इसकी 2 mm है, सॉरी। तो ये सही है। ये थोड़ा विक के ऊपर ही मैंने इस पे डिसोल्डरिंग वायर के ऊपर ही पेस्ट लगा लिया है, थोड़ा नीचे लगा लिया है। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाता मैं, बहुत ज़्यादा पेस्ट लगाने से वो क्लीन करना मुश्किल रहता है। काम तो अपना इससे भी हो जाएगा। अब देखो आयरन इस पे जैसे ही रखा, सोल्डर पिघल गया। अब हम इसको घुमाना शुरू करेंगे। तो इसमें सीधा रखते ही घुमाना शुरू नहीं करेंगे। पहले जैसे ही रखते हैं तो जैसे ही हमारा वायर गर्म हो जाता है ना, उसके बाद घुमाना शुरू करेंगे। अभी ये क्लीन होता चला जा रहा है, ये देखो। अभी सारी जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल चमकती हुई बनेंगी। अब हम आ जाते हैं इसकी साइड बदल लेते हैं। कुछ टेक्नीशियन क्या होता है कि बोर्ड की साइड नहीं बदलते, टेढ़े हो जाते हैं, इतने लंबे हो जाते हैं, हाथ टेढ़े कर लेते हैं, जैसे इनको पोलियो का रोग हो गया, इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना, कंफर्टेबल रहना है। हाथों को मोड़ने से अच्छा है अपना स्टैंड ही मोड़ लेते हैं। अब देखो ये एंगल बदल गया तो बड़ी आसानी से ये हाथ यहाँ भी चल जाएगा। थोड़ी तबीयत डाउन है दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करना। ये हो गया अपना क्लीन। अब ये कोना बच गया, 2-3 बॉल, ये इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और ये भी हो गया हमारा, नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हो रहा इतना क्लीन क्योंकि ये वायर में सोल्डर ज़्यादा हो गया है। तो हम इसको कट कर लेते हैं, लेकिन 2 ही बॉल हैं, उसको हम वैसे भी काट लेंगे ब्लेड से। अब हम लेते हैं कपड़ा और कपड़े में थोड़ा लिक्विड लगाते हैं और इससे ऐसे क्लीन कर लेते हैं।
क्लीन हो गया है। देखो जो मैं बोल रहा था ना, ये वाली जो बॉल है 3 यहाँ पे, ये देखो यहाँ से सोल्डर है ना, ये अच्छे से हटानी, तो इसको हटा देंगे हम। इसको हटाने का तरीका यही है, थोड़ा हीट मारेंगे 200 वाली, चैनल नंबर 1 वाली, और यहाँ से इसको ऐसे कट कर देंगे। तो जो बड़े सोल्डर बचे हैं कोई एक आधा, वो इससे लेवल में आ जाएगा। ये बिल्कुल आपको मैं एक एक चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ, जो गलतियाँ होती हैं ना वो यही छोटी छोटी चीज़ों में होती है। ये जो सोल्डर इतना बड़ा रह गया ना, इतना बड़ा साइज़ नहीं होता बॉल का जितना माइक्रोस्कोप में दिखता है, वो तो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी कुछ रह गया, कनेक्शन अच्छे से हो नहीं पाएंगे। कई बार ऐसे भी लगेगा कि बॉल हमारी सारी बैठी हुई है, लेकिन एक्चुअल में कोई कनेक्शन वीक रह जाता है, तो उस वजह से भी क्या होता है, हमारा फ़ोन डायरेक्ट पोर्ट पे रहता है। तो ये हमारा सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो लास्ट फिनिशिंग एक बार जब CPU रखेंगे इसके ऊपर, तब एक बार लास्ट क्लीनिंग करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी IC को क्लीन करने के ऊपर। ये दोनों IC तो इसमें अटक गई हैं इनको निकालना पड़ेगा पहले। कहाँ अटक गई है? तो ये आ गई CPU रैम। और CPU रैम के लिए अब सबसे पहले CPU क्लीन कर लेते हैं। एक साइड से तो ये देखो, एक साइड से तो आप लोग देखोगे तो एक साइड से तो क्लीन है अपना, ठीक है। दूसरी साइड से क्लीन कर लेते हैं। तो भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना, सबसे पहले वही काम है हमारा, जैसे बोर्ड क्लीन करते टाइम किया था। सबसे पहले करेंगे सोल्डर को चेंज, सोल्डर उठाएंगे नया। ये मेरे आयरन का टेम्परेचर 320 है अभी फ़िलहाल। ये बिट पुरानी हो गई है, जब नई बिट थी ना ये, तो मैं 280 पे ही काम कर लेता था। कुछ लोग 380 पे भी हीट करते रहते हैं। तो रूम टेम्परेचर अपना अपना सबका अलग है। हमारे पास AC लगाने का जुगाड़ नहीं है अभी, तो इसलिए गर्मी पहले ही रहती है, तो 320 पे भी अच्छा काम हो जाता है। AC का जुगाड़ हो जाएगा आप लोगों की दुआओं से, प्रार्थना से। तो AC लगवा लेंगे, तो उसके बाद क्या टेम्परेचर रहता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं ये देखोगे ना, अब आयरन में है ना IC पे नहीं घिस रहा हूँ मैं, सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर ही आयरन बड़े हल्के हाथ से रगड़ रहा हूँ, मतलब रगड़ भी नहीं रहा, घुमा रहा हूँ सिर्फ। तो उससे क्या हुआ, सारा सोल्डर है ना वो चेंज हो गया है और वो आयरन को लग के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही मेथड यूज़ करेंगे अपना, जो हम करते हैं बोर्ड को क्लीन करते टाइम। 200 का टेम्परेचर और ग्लू क्लीन करेंगे। ये टेढ़ी वाली ब्लेड अपनी बड़े ध्यान से रखना है इसको। मेरे को आदत है तो इसलिए जूम इतना नहीं कर रखा मैंने, तो आप लोग है ना थोड़ा सा जूम इन भी करके क्लीनिंग कर सकते हैं, ताकि ब्लेड का आपको पता चलता रहे कि ब्लेड कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। सैमसंग वाले डुअल डेकर तो काफ़ी कम हो गए हैं आजकल आने, आजकल ये ज़्यादा आ रहे हैं। सैमसंग से ईजी हैं, लेकिन लोग छोटी छोटी गलती करते हैं इसमें और फंस जाते हैं। जो सैमसंग अच्छे से कर लेते हैं लेकिन इसमें फंस जाते हैं। तो आज ये डिटेल्ड वीडियो है, जो भी टाइम लगेगा आप लोगों का वीडियो को देखने में, मेरे हिसाब से तो उसकी वर्थ आपको मिलेगी। अब मैं आप लोगों के सामने इसको क्लीन कर रहा हूँ, रिबोल कर रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके सामने ही की है। फ्रेश बोर्ड आया था अपने पास आपके सामने ही। तो एक बार ये कैपेसिटर भी मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। 300 का टेम्परेचर मैं कर रहा हूँ SMD का एक बार। तो 300 में क्या होता है कि लगातार CPU पे 300 की हीट देना थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि CPU के हेल्थ के लिए सही रहेगा। तो इसलिए थोड़ी टेम्परेचर देके फिर SMD का जो मुंह है वो दूसरी साइड कर लेता हूँ मैं।
और ये कैपेसिटर मैं चारों रिमूव कर लेता हूँ। इनका क्या काम होता है, कैपेसिटर का क्यों लगे होते हैं, ये तो थ्योरी की डिटेल्ड बातें हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे फिर कभी। लेकिन अभी मैंने इनको रिमूव कर दिया है और इनको वापसी भी हम नहीं लगाएंगे। काम हमारा इनके बिना भी ओके हो जाता है। ये लगाने मैंने उस दिन के बाद छोड़े हैं कि इस कैपेसिटर को हटाने के बाद सेट ऑन हुआ था एक दिन। जब तक ये लगे हुए थे पता नहीं कोई शॉर्ट था या क्या चक्कर था। इतनी गहराई से तो मैंने नहीं सोचा उसके बारे में, बस सेट ऑन हो गया और पैसे जेब में आ गए। अभी मैंने पेस्ट लगाया इस पे हल्का, थोड़ा मैं अपने वायर पे भी लगा लेता हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आईसी को बहुत ज़्यादा हीट नहीं कर सकते। यहाँ पे हाथ थोड़ा फास्ट चलाना होता है हमें, जैसे बोर्ड पे हम तसल्ली से हाथ चला रहे थे ना, ये मैटर वो नहीं है। ये आईसी के ऊपर हम ज़्यादा हीट, क्योंकि वायर है ये हीट हो गया और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। आईसी ख़राब ना हो, चोट ना पहुँचे, तो जल्दी जल्दी इसको हमने घुमा के क्लीन कर लिया है। अभी कपड़े से जब साफ़ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ग्लू दिख रहा है, वो हम कपड़े से क्लीनिंग में ही साफ़ कर लेंगे और उसके बाद टाइम आएगा इसको रिबोल करने का। थोड़ा जो कोने हैं इसके, वहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी ग्लू है, तो 200 के टेम्परेचर पे हम एक बार वो किनारों वाली ग्लू के ऊपर बिल्कुल हल्के हाथ से, देखिए कोशिश करूँगा वीडियो एडिटिंग में दोनों वीडियो जो माइक्रोस्कोप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी, और मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी, दोनों अच्छे तरीके से ऐड करूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई दें। बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, बहुत बड़ी शॉप नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे काम बड़े बड़े कर देते हैं, और इतने भी बड़े नहीं। कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे कि भाई ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, तो उनके लिए तो भाई सैल्यूट करते हैं हम। आप जैसे लोगों से ही सीखा है हमने भी, लेकिन जो लोगों से नहीं हो पा रहा, जो परेशान है, उन लोगों के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं और उसमें हमारा ही फ़ायदा है। जो किनारों वाली ग्लू बिल्कुल क्लीन। और अब हम समय ना ख़राब करते हुए, समय तो खैर अभी तक हमने कुछ ख़राब नहीं किया, अब हम रिबोल करेंगे सीपीयू। रिबोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मेरी नज़र में यही है कि सबसे पहले हमें टिश्यू पेपर लगाना चाहिए। ये बिल्कुल सस्ते वाला टिश्यू पेपर है, तो इसको मैंने 1 दफ़ा मोड़ा हुआ है, 2 दफ़ा मोड़ा हुआ है, 3 दफ़ा मोड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। और अब मैं निकालता हूँ स्टेंसिल का डब्बा ये है, इसमें से मैं सीपीयू की डाल लेता हूँ। तो वीडियो बनाने की भी कोई बहुत बिल्कुल प्रॉपर तैयारी नहीं कर रखी थी मैंने, बस अचानक मूड बन गया आज। पेंसिल है, इसको पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेता हूँ, और एक ही बार में सीपीयू को रिबोल कैसे करते हैं वो आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। तो ये हमारा सीपीयू है, ये जाली में आ गया है स्टेंसिल में बिल्कुल अच्छे तरीके से। स्टेंसिल के बारे में तो सबको पता ही होगा। अमाऊ की जो ये स्टेंसिल आती हैं, पहले जीएसएम सोर्सेज की आती थी, अमाऊ वाली जो स्टेंसिल आ रही हैं वो बेस्ट है, उनसे बेस्ट कुछ नहीं है। ये पीपीडी है मेरे पास, पीडी है ये, मैं आप लोगों को बताऊंगा।
रिजल्ट है ना वो बहुत शानदार है। इससे पहले मैंने कैसी की पीपीडी यूज़ की है, ये उससे ही बेटर है। ये जब से मैंने यूज़ की है एक भी सेट हमारा वापसी नहीं आया है, एक भी सेट रिटर्न नहीं आया है कि भाई 1 महीने पहले कराया था, 2 महीने पहले कराया था, कोई सेट रिटर्न नहीं आया है। पिछले लगभग 6-7 महीनों से कोई सेट बैड वेल्डिंग वाला नहीं आया है, मतलब ड्राई सोल्ड वाला नहीं आया है कि हमने जिसका सीपीयू किया हो और वो वापसी आया हो। तो मेरे को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट लगा। तो ये पीपीडी मैंने भर ली है, ऑलरेडी थोड़ी सुखा रखी थी। अभी हम एयर और हीट का आप थोड़ा सा देख लो। 300 की हीट पे टेढ़े वाली चिमटी से इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगा सिर्फ। 300 की हीट और 70 की एयर क्विक 2008 एसएमडी में मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके पूरे चारों तरफ के जो एरिया है इसको गर्म कर रहा हूँ। पहले आईसी के ऊपर हीट नहीं दे रहा हूँ कहीं से भी, पहले पूरे एरिया को गर्म कर रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान दें। अब देखो कहीं कहीं बॉल बनना शुरू हो गई है। अभी किसी एक कोने से मैं भी शुरू हो जाता हूँ। और पीपीडी ज़्यादा हो गई इसमें, मेरे को लग रहा है कि बॉल हैं वो छोटी बड़ी बन गई हैं। छोटी बड़ी बॉल बन गई हैं। कोई नहीं, देखते हैं। अभी थोड़ा पेस्ट डाल लेते हैं। कुछ बॉल है वो कनेक्ट नहीं हुई अच्छे तरीके से, तो थोड़ा पेस्ट डाल लेते हैं तो वो बॉल हैं वो बैठ जाएंगी नीचे जो ऊपर उठी हुई है। तो जो ये कंडीशन बनी है हमारी, जिसमें मेरे को लग रहा है कि कुछ बॉल हैं वो छोटी बड़ी हैं, पता चल जाता है। जैसे जब हम प्रेस करते हैं तो आप देखोगे ना, तो देखो इस कोने की जो बॉल हैं ये देखो बाहर आ गई हैं, ये वाली। तो ये बॉल जो हैं ये अगल बगल वाली बॉल्स को बैठने नहीं देंगी। तो हम क्या करते हैं, सीपीयू को निकालते हैं और सीपीयू पे जो ग्लू लगी है, अब वैसे देखोगे ना आप तो सारी की सारी जो बॉल हैं वो बन गई हैं एक ही बारी में। पेस्ट डालने से हीट जब मारी है तो वो सारी बॉल बैठ गई हमारी, जो हाईलाइट नहीं थी, चमकदार नहीं थी, वो भी बैठ गई। अब वो पेस्ट है वो क्लीन कर लेते हैं एक बार। पेस्ट है वो क्लीन हो गई है। थोड़ी हीट मारते हैं तो बॉल है वो जो टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है वो अपनी जगह पे आ जाएंगी मेरे हिसाब से। जो स्टेंसिल है उसको भी साफ़ कर लेते हैं। स्टेंसिल भी साफ़। अब वापस रखते हैं इसको अपने सीपीयू के ऊपर। अब एक नया ब्लेड लेते हैं। अब एक नया ब्लेड ले लेते हैं जिससे ओसीए वगैरह, तो ये इससे बस एक ही बार ओसीए काटी है मैंने, तो ब्लेड कुल मिला के ये ओके है। इससे क्या करते हैं, एक बार बॉल्स को काट लेते हैं। ये देखिए कुछ बॉल है ना वो ज़्यादा कटी हैं, कुछ बॉल हैं वो कम कटी हैं। बॉल तो सारी बनी हुई हैं, बराबर बराबर ही हैं लगभग, लेकिन 2 कोने में शायद अच्छे तरीके से वो स्टेंसिल में गैप रह गया थोड़ा सा, जिसकी वजह से उनके अंदर पीपीडी ज़्यादा भर गई और वो बॉल हैं वो बड़ी हो के बाहर निकल गई थोड़ा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने उनको काट लिया है और दोबारा से हीट कर दिया है। तो अब ये लगभग लेवल में आ जाएंगे। एक बार और काट लेंगे हम। काम ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि
हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि यार कहीं सीपीयू अच्छे से लगा नहीं लगा, लगा नहीं लगा। काम ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई सीपीयू तो ओके है, दिक्कत किसी और ही चीज़ में होगी अगर होगी तो। ये हमने कटिंग कर ली है। अब कुछ बॉल इसमें छोटी हो गई हैं 2 बार काटने की वजह से, गैप दिख रहा होगा आपको, और कुछ बॉल इसमें पूरी प्रॉपर भरी हुई हैं। तो एक बार पीपीडी और भर लेते हैं। अब पीपीडी उन्हीं खाली जगह पे जाएगी जहाँ पे जगह है। जो बॉल पूरी भरी हुई हैं कट के, वहाँ पे तो पीपीडी जा ही नहीं पाएगी। तो अब हमारी जो बॉल्स हैं वो बराबर हो जाएंगी मेरे हिसाब से। इस चैनल पे आपको गलतियां भी मिलेंगी, हर चीज़ें मिलेंगी जो हम अक्सर करते हैं। यहाँ पे कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे हर वो रियलिटी मिलेगी आपको जो एक टेक्नीशियन के साथ रियल में उसकी टेबल पे घटना होती है, वो मिलेगी आपको इसमें। एक बार फिर से कटिंग कर लेते हैं। अब की बार बॉल सारी की सारी हैं वो बिल्कुल बराबर कट गई हैं, ये देखो। और अब हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, अब सीधा स्टेंच हैं। और अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम डालते हैं इसमें पेस्ट आईसी के ऊपर। कुछ लोगों की आईसी बिठाते टाइम हिलती बहुत है, इधर से उधर भाग जाती है, उधर से इधर। मेरे वाला तरीका अपनाओगे ना, आईसी बिल्कुल भी हिलेगी ही नहीं, आपके इशारे पे चलेगी। आपको आईसी के इशारे पे चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीके हैं, ये काफ़ी फेलियर के बाद आदमी को समझ आते हैं। कुछ लोग अपने तक रख लेते हैं, कुछ लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक कदम उठाया है सब तक पहुंचाने का। सीपीयू हो गया हमारा बिल्कुल अच्छे से रिवॉल्व, और अब सीपीयू को हम फिक्स कर देते हैं, उसके बाद रैम को रिवॉल्व करेंगे। अब देखो सीपीयू फाइनल प्रोसेस करते हैं इसको क्लीन करने का। उसका एक छोटा सा, ये गलू तो नीचे चलेगी, उसका एक अलग से एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये भी मैंने अपने मास्टर हैं, एक अपने दोस्त हैं, भाई हैं, उनके चैनल के बारे में भी बातें करेंगे। ये तो बस दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो मैंने माइक्रोस्कोप क्लीनिंग के ऊपर डाली थी, वो भी काफ़ी काम की है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यू। जो माइक्रोस्कोप वाली क्लीनिंग की वीडियो डाली थी, वो उस दिन मैं माइक्रोस्कोप क्लीन करने वाला था, संडे का दिन था, उसमें मेरे को साफ़ नहीं दिख रहा था। तो मेरे को पहले ज्ञान नहीं था, एक भाई ने मेरे को उसके बारे में बताया था, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना ली जाए। मैं तो ये सोच रहा था कि माइक्रोस्कोप नया ही लेना पड़ेगा अब तो, लेकिन उसके बाद तो मेरा माइक्रोस्कोप अब क्या होता है, हर महीने नया हो जाता है। महीने में एक बार तो मैं सफाई कर लेता हूँ, तो हर महीने 20,000 वाली फीलिंग आती है। ये जो मैंने किया वो ये था कि ये जो ब्रश है अपने पास, सबके पास ही होगी ये, कोई इसको यूएस से ब्रश बोलता है, कहीं कुछ। तो इसमें कपड़े में लपेट के इस ब्रश को, और मैंने साफ़ कर लिया, सारा कुछ कपड़े से चिपक के आ गया। अब देखो बिल्कुल क्लीन है। तो अब हम सीपीयू लगा देते हैं, सीपीयू का डिज़ाइन मैच कर लेते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको इस तरीके से काम करके, ये मेरा विश्वास है। बहुत कम लोगों को देखा है मैंने इस तरीके से डिटेल्ड वीडियो बनाते हुए, इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी उठाई है। अभी रात के 10 बज रहे हैं, ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी पेस्ट डाल के हीट लगाई थी, सारी बॉल गोल हो गई थी। उसके बाद हमने सीपीयू को रखा है, और बोर्ड पे किसी प्रकार का कोई पेस्ट नहीं लगाया है, और टेम्परेचर सिर्फ 300 का है। इसको हम प्री हीट भी बोल सकते हैं, और 300 पे सोल्डर है वो हमारा टाइट हो जाएगा, डेफिनेटली वो पिघल जाएगा थोड़ा सा। तो हम इसको घुमा रहे हैं एसएमडी को चारों तरफ।
10 से 15 सेकंड कोशिश करेंगे हम इसको इसी तरीके से। CPU हिलने का नाम ही नहीं ले रहा दोस्तों, इधर उधर कहीं नहीं भाग रहा, हमने बस एक जगह अलाइनमेंट करके हीट मार रहे हैं बस। 300 की हीट है, 70 की एयर है। क्विक 2008 में। अब मैंने चैनल 3 दबा दिया है, हीट 345 हो गई है, एयर वही 70 है। और ये देखिए CPU अपनी जगह पे आ गया है, CPU लग गया है। और जब ये पेस्ट चारों तरफ से बाहर आ जाएगी ना, ये देखो चारों तरफ से पेस्ट बाहर आ गई, तो इसका मतलब है कि हर साइड की जो बॉल हैं वो पिघल गई हैं और कनेक्ट हो गई हैं। एक फाइनल टच थोड़ा सा देने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मेरे हिसाब से CPU तो हमारा ओके लग गया है। अब जब तक हम रैम रिबॉल करेंगे, क्लीन करेंगे, तब तक हम बोर्ड को साइड में रख देते हैं। ये ठंडा हो जाएगा, फिर उसकी बूटिंग चेक करेंगे। तब तक हम कर ले क्लीन। ये है हमारी रैम, और रैम में भी सोल्डर पिघला हुआ है, तो प्रोसेस वही है। सबसे पहले कहाँ गई अपनी पेस्ट? सबसे पहले इसमें लगाते हैं पेस्ट। उसके बाद सोल्डर। आयरन थोड़ा सा ठंडा हो गया था, काफ़ी देर से यूज़ नहीं हुआ। अब देखो सोल्डर चेंज हो गया, इस साइड में सोल्डर है ही नहीं, सोल्डर चेंज हो गया। अब SMD 200 वाला चैनल, 200 के टेम्परेचर वाला। 200 के टेम्परेचर में एयर फुल रखता हूँ मैं। किसी भी एक कोने से ग्लू साफ़ करना शुरू कर देता हूँ। ये देखिए, हाथ के ऊपर, हाथ को टाइट नहीं रखना। हाथ के ऊपर तो जितना फ्री चलेगा ना, उतना ही IC डैमेज होने से बचेगी। एक भी स्क्रैच नहीं आया अभी तक IC पे, जबकि मेरा स्क्रैपर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नया भी नहीं है। पिछले लगभग 1.5 साल से यही यूज़ कर रहा हूँ। फिर घिसा लेता हूँ, फिर घिसा लेता हूँ, तो ये बेचारा अच्छा काम कर रहा है। तो सारा अपने हाथ के ऊपर है। रोज़ नए नए टूल ख़रीदने से कुछ नहीं होता दोस्तों। ये मैं वही कर रहा हूँ जो आपको थोड़ी देर पहले बता रहा हूँ। खुद आड़ा टेढ़ा होने से अच्छा है कि अपना जो स्टैंड है उसको टेढ़ा कर लो, ताकि आप कंफर्टेबली काम कर पाओ। अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो डेफिनेटली आपका काम है वो तमाम होने ही वाला है। सॉरी, आपका नहीं, आपके फ़ोन का, आपके कस्टमर के फ़ोन का। तो ये रैम हो गई है क्लीन। अब इसको नीचे रख लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। अब ये थोड़ा काट लेते हैं इसको, डिसोल्डर वायर को। ये ज़्यादा सोल्डर इसमें हो गया है। यहाँ पे इसमें थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे भी वही मेथड, थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है। अगर एक जगह ज़्यादा देर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि IC डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो इसका थोड़ा फास्ट मूव करेंगे जब हम IC के ऊपर काम करेंगे। और प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं देना है। प्रेशर अगर दिया तो वहीं आपका खेल है वही ख़राब हो जाए। क्लीनिंग हो गई है। अभी हमारा बोर्ड भी ठंडा हो गया है, तो एक बार हम कोशिश, पहले रैम ही रिबॉल कर लेते हैं। लगता है आप, रैम इतनी अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हुई हमारी।
रैम क्लीन हो गई, एक बार बोर्ड की बूटिंग ले लेते हैं। रीडिंग स्टक होनी चाहिए थी इसकी, लेकिन यहाँ पे आगे रीडिंग स्टक नहीं हुई है इसकी, वापस 0 आ रहा है। एक बार हम पोर्ट चेक कर लेते हैं। रीडिंग अब नॉर्मल लग रही है, तो एक बार देख लेते हैं पीसी क्या कहता है। पोर्ट ओके है तो हमारी रीडिंग में इसमें काम चल जाएगा हमारा। तो अब हम कर लेते हैं रैम को रिबोल। दोस्तों वीडियो लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन इतना टाइम लग जाता है। अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता तो शायद ये 10-15 मिनट और जल्दी ये काम हो जाता। पोको X3 Pro का CPU रिवॉल्व करने में मुझे लगभग, अगर मैं सही फ्लो में होता हूँ, सबका एक मूड होता है, एक टाइम होता है काम करने का। अगर वो अपने अच्छे माहौल में और सारी चीज़ों में होता है तो मैं लगभग 20 से 25 मिनट में पोको X3 Pro का CPU रिवॉल्व कर लेता हूँ। लेकिन इसमें एक एक चीज़ समझाते समझाते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने देसी तरीके से कर लेते हैं, उसकी बजाय इसमें थोड़ा सिस्टम से ही कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को कुछ अच्छा ही सीखने को मिले और कोई गलती की संभावना ना हो। पीपीडी भर ली है हमने, उम्मीद करेंगे कि कोई बॉल बाहर ना फूले, ताकि रैम को बार बार रिबॉल नहीं करना पड़ेगा, कट नहीं करना पड़ेगा रैम की बॉल्स को। चारों तरफ से हम गरम कर रहे हैं, फिर एक कोने से शुरू करते हैं बॉल बनाना, और ये बॉल बनना हमारा स्टार्ट हो गए। थोड़ा टेढ़ी रखी हुई है हमारी रैम, तो इसको थोड़ा सही लेवल पे लेके आते हैं। अब एक बार दोबारा हीट करते हैं। कुछ बॉल जो नहीं बनी थी वो हमने खुद टच कर करके बना दी। अब थोड़ी पेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पे भी हमारी जो एक बॉल है वो दूसरी बॉल में जाके मिल गई है, इस कोने में ये वाली। तो इसको हम टेंशन नहीं लेंगे, जो शोल्डर जाके उस दूसरी बॉल ने उधार में ले लिया है, उस शोल्डर को हम ब्लेड से काट के वापस उसी बॉल पे बिठा देंगे जहाँ से वो चला गया है। इस शोल्डर को हम यहाँ से काट लेते हैं और इस बॉल में बिठा देते हैं। बॉल अभी भी बॉल थोड़ी बड़ी है, लेकिन अब एक बार इसको स्टेंसिल से निकाल के उसके बाद साइज बराबर कर लेते हैं इसका। एक बॉल यहाँ पे भी मिस है, खैर कोई नहीं। ये देखिए बॉल थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको एक बार फिर से काट लेते हैं थोड़ा।
इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। काट के और इस बॉल के ऊपर टच कर देंगे इसको। अब जो है ये बॉल थोड़ी बड़ी हो गई है। अब एक बार बगल की बॉल से देख लेता हूँ कहीं वो भी छोटी बड़ी तो नहीं है। बाकी सब बराबर हैं। ये बॉल थोड़ी बड़ी हो गई है तो इसको हम काट देते हैं। थोड़ा दोनों के साइज़ में डिफरेंस था, वो डिफरेंस अब दूर हो जाएगा। ये आप सीपीयू में भी कर सकते हैं। कई बार दोबारा सीपीयू बनाना समस्या वाली बात रहती है बहुत सारे भाइयों के लिए, मेरे लिए भी रहती है। अब इतना नहीं रहती, पहले ज़्यादा रहती थी। अब हम एक बॉल है वो कहीं से उठा के यहाँ रख देता हूँ मैं। लगभग सेम ही साइज लग रहा है, बैठने के बाद पता चलेगी, बड़ी तो नहीं है। बॉल बैठ भी गई है और ये बड़ी भी है। अब इसको भी कट करना पड़ेगा थोड़ा। इसको भी कट कर लेते हैं। लेकिन ये है कि हमें दोबारा रैम नहीं बनानी पड़ती इस तरीके से अगर हम करते हैं तो। ये एक बॉल ये बनी नहीं थी और वो एक बॉल बड़ी हो गई थी, तो हमने ये दोनों कामों को सुधार लिया है। हमारा पोर्ट बन ही गया था। अब हम रैम लगाते हैं। पेस्ट डाल दिया, अब करते हैं हीट। सारी बॉल्स हैं वो हमारी हाईलाइट हो गई हैं और रैम की डॉट लोकेशन देख लेते हैं। डॉट लोकेशन आएगी इस साइड, नहीं आएगी इसके, हाँ इस साइड आएगी। यहाँ पे भी हमने सीपीयू के ऊपर पेस्ट नहीं डाला है। पेस्ट सिर्फ आईसी की बॉल्स के अंदर ही डाला है और उसको रख दिया है। और ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, आप भी देख रहे होंगे इसको। ये बिल्कुल सेट हो जाएगी यहीं पे। 345 पे हीट करेंगे इसको। ये देखिए अपने आप हिल के अपनी जगह पे पहुंच गई है। और हमारी रैम भी बैठ गई है। अभी बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और आप देखोगे गौर से तो जैसे देखो कंपोनेंट्स के बीच में सोल्डर फंसा हुआ है छोटा सा। जाली नहीं उतारते तो इस प्रकार की दिक्कतें बहुत आती हैं छोटी मोटी, जिनके ऊपर थोड़ा ध्यान हमें रखना चाहिए। ऑलरेडी जब हम जाली नहीं उतारते तो सोल्डर वगैरह का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं वो जाली के नीचे तो नहीं जाता, कंपोनेंट में तो नहीं फंसता। क्योंकि अगर वो जाली के नीचे जाएगा या कंपोनेंट में फंसेगा तो फिर सेट में कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों इस पे हमारा सीपीयू लग गया है। एक बार मैं मोबाइल को हैंडल पे सेट कर लेता हूँ, 1 सेकंड।
CPU और रैम लगाने के बाद अभी बोर्ड थोड़ा ठंडा हो जाता है, वेट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे क्लीन वर्क की वजह से, हमारे साफ़ सुथरे काम की वजह से जो हमारा CPU था वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग गया था और हमारी रैम भी प्रॉपर तरीके से हमने बैठाई थी। बड़े ही आसान तरीके से एक एक स्टेप को मैंने आप लोगों को बताया है और अभी हमारा सेट पोको के लोगो पे आ गया है। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए, अच्छे वीडियोस देखने के लिए, रनिंग मॉडल्स की प्रॉब्लम को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे अगर आप ज़्यादा प्यार देंगे, ज़्यादा। ये देखिए, विद डाटा रिकवर हो गया है। पोर्ट बन रहा था, अगर कोई इसको फ्लैश करने की कोशिश करता तो भी ये सेट ऑन नहीं होता, क्योंकि रैम और CPU का जो कनेक्शन था वो ड्राई सोल्डर जो है वो ड्राई होने की वजह से वो चला गया था। तो हमारा जो सेट है वो ऑन हो गया है और इसका डाटा वो हमारा बच गया है। तो दोस्तों, लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि नीट एंड क्लीन काम कीजिए। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। और पोको X3 Pro अगर आपके पास आता है, प्रॉपर तरीके से काम कीजिए, जाली उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बोर्ड आपका रिपेयर है या नहीं, ना आपका सेट कभी रिटर्न आएगा, ना कोई और प्रॉब्लम आने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, सुझाव हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर डालने वाला हूँ, उसमें आप सुझाव डाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।